हेलो बच्चों। तो आज हम चैप्टर 11 का 1.5 जो सब टॉपिक है, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि किन किन अफवाहों के वजह से ये जो विद्रोह है वो हुआ था। ऐसी बहुत सारी अफवाहें उस टाइम फैल गई थी, जिसकी वजह से जो भारत के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हुए थे। स्पेशली जो सिपाही थे, मेरठ के जो सिपाही थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हुए थे, क्योंकि उस टाइम ये अफवाह फैल गई थी कि जो ये नए कारतूस आए हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं। और एक दूसरी अफवाह ये भी थी कि अंग्रेज़ों ने आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। तो जिसकी वजह से उनको ये लगता था कि अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। और उनको ये लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो अब ये जो सब टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि जो लोग हैं वो इन अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों में तभी विश्वास करता है जब उनके जहन में या उनके मन में कोई गहरे दबे डर हों या उनके मन में संदेह हो कोई, है ना। तो जो ये भारतीय सिपाही थे, मेरठ के जो सिपाही थे, उन्होंने इन अफवाहों पर इसी वजह से विश्वास किया, क्योंकि उनके मन में पहले से ही अंग्रेजी शासन को लेकर बहुत ज़्यादा डर था मन में। और उनके मन में संदेह भी था। उनको ये डर था कि कहीं वो हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमें ईसाई ना बना दे। तो इसी वजह से जो लोग थे वो अफवाहों में विश्वास कर रहे थे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, मतलब 1857 से पहले भी लगभग 1820 के दशक में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, जिसकी वजह से जो लोग हैं इन अफवाहों को सच मानने लग गए थे। अब ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से लोगों ने इन अफवाहों पर विश्वास किया। पहला तो ये था कि जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी नीतियां लागू की। ठीक है। मतलब उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा के फैलाने पर बल दिया, ऐसे ही पश्चिमी विचारों पर बल दिया और बहुत सारी पश्चिमी संस्थानें खोली गई, जिससे कि भारतीय समाज का सुधार हो सके। लेकिन जो भारतवासी हैं वो इन चीज़ों से खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने जो पाश्चात्य शिक्षा है, जो उनके ट्रेडिशनल जो विचार हैं, वो उन्हीं को अच्छा मानते थे। और भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित भी कर दिए थे। मतलब अंग्रेजों ने जो भारत में जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए, उसमें भी अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया जाने लग गया था। एक और काम किया था अंग्रेजों ने कि जो सती प्रथा है उसको भी ख़त्म कर दिया था और हिंदू विधवा विवाह को भी वैधता दे दी थी। मतलब जो सती प्रथा है वो हिंदुओं का एक मतलब एक रीति रिवाज माना जाता था उस टाइम पे। ठीक है। तो जब अंग्रेज़ों ने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया तो भारतीयों की जो भावनाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा। उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारी निजी जीवन में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो अफवाहें फैल रही थी, तो लोग उस पर आसानी से विश्वास कर रहे थे। ऐसा ही उन्होंने अंग्रेज़ों ने और भी बहुत सारे चीज़ें की थी, जिसकी वजह से ये सब मतलब विद्रोह का जो कारण बनी थी। सबसे पहला उन्होंने बहुत सारे रूल्स बना दिए थे, बहुत सारे कानून बना दिए थे। जैसे उन्होंने एक कानून बनाया था कि अगर शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया। जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी, सतारा जैसे बहुत सारे दूसरे रियासतों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। अब उन्होंने ऐसे बहाने बनाए, मतलब उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए कि अगर कोई भी राजा है, वो क्या नाम, जिसका कोई पुत्र नहीं है, जिसका कोई बेटा नहीं है, तो वो जो उसका जो राजपाट है या जो उसका सिंहासन है, जो उसका साम्राज्य है, वो उसके बेटे को नहीं मिल सकता और ना ही वो गोद ले सकता है। जैसे समझ लो, जैसे अगर किसी राजा का कोई अपना बेटा नहीं है तो वो किसी भी दूसरे बच्चे को या किसी भी दूसरे बेटे को गोद नहीं ले सकता। और जो उसका जो साम्राज्य होगा वो उनको अंग्रेजों को सौंपना ही पड़ेगा। तो ये दत्तकता मतलब होता है गोद लेना।
तो उन्होंने उसको अवैध घोषित कर दिया। और उन्होंने ये भी कुछ राजाओं पर ये भी आरोप लगा दिए कि जो ये राजा हैं वो अपने साम्राज्य का शासन चलाने में ज़्यादा सक्षम नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे आरोप लगाकर उन्होंने बहुत सारे इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया, जैसे झांसी, सतारा और अवध, ऐसे इलाकों को उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। तो जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्ज़े में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धतियाँ और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। जैसे ही अंग्रेज़ों ने इन इलाकों पर अपना कब्ज़ा किया, तो उन्होंने अपने तरीके से कानून व्यवस्था लागू की, अपने ही भू राजस्व प्रणाली उन्होंने वहाँ पे लागू की, अपने कानून वहाँ पे लागू कर दिए। तो अपने जैसे ही सारी जो व्यवस्था है उसमें चेंज कर दिया और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे नीतियाँ या कानून बना दिए। तो इससे क्या हुआ, उत्तर भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा, उनके ऊपर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। अब ये लोगों को लगता था कि वो जिन चीज़ों को पहले अच्छा मानते थे, जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिन चीज़ों को पवित्र मानते थे, वो उनसे छीनी जा रही हैं। और मतलब वो उनसे ज़बरदस्ती उनसे छीनी जा रही हैं और उन पे ऐसी चीज़ें लादी जा रही हैं जो उनके लिए पराई हैं और जिसमें जो उनके लिए हृदयहीन है, मतलब जिनमें उनके लिए जिनको वो अच्छा मानते ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये अफवाहें फैल रही थी उस पर लोग आसानी से विश्वास कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में पहले ही बहुत सारा ये जो डर है, जो संदेह है, वो पहले से ही उनके मन में था। अब है सेकंड, जो हमारा सब टॉपिक है वो है अवध में विद्रोह 2.1। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। गिलास फल मतलब यहाँ पे चेरी, एक चेरी फ्रूट होता है, उससे है। तो उन्होंने अवध को एक चेरी के समान माना और अंग्रेज़ों ने बोला कि जो ये अवध है, एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये अवध है इस पर हमारा ही कब्ज़ा होगा। ये 1851 में किसने बोला था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। 1851 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में ये कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उसी के 5 साल बाद लगभग 1856 में जो अवध की जो रियासत थी वो उनके कब्ज़े में आ गई थी। रियासत पर कब्ज़े का यह सिलसिला ज़रा लंबा चला। उन्होंने मतलब बहुत प्रयासों के बाद इस जो रियासत थी अवध की, उस पर कब्ज़ा कर पाए। यहाँ पे उन्होंने एक नई संधि थोप दी थी जिसका नाम था सहायक संधि। अब इस सहायक संधि की बहुत सारी शर्तें थी कि जो भी राजा इस संधि के लिए राज़ी होगा अंग्रेज़ों के साथ, तो उसको कुछ ना कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये जो सहायक संधि है उसके रूल्स लिखे हुए हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। ठीक है, तो जो सहायक संधि थी वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाई गई थी 1798 में, 1798 में। अब अंग्रेज़ों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। अगर कोई भी राजा अंग्रेज़ों के साथ ही संधि करता था तो उसको कुछ ना कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। सबसे पहला, अंग्रेज अपनी सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। पहली शर्त ये थी कि जैसे जो अंग्रेज हैं वो जिस भी राजा के साथ ये संधि कर रहे हैं तो उस राजा की या उस सहयोगी की वो पूरी तरीके से रक्षा करेंगे बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से। कोई भी अगर उनके ऊपर आक्रमण होता है तो अंग्रेज उस राजा की रक्षा करेंगे। दूसरा, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। एक दूसरा ये शर्त रखी गई कि जो भी सहयोगी पक्ष है, मतलब जिस भी राजा के साथ ये सहायक संधि की जा रही है, उसको अपनी सेना, जो भी वो अपनी सेना वहाँ पे खड़े करता था, उसको हटाकर उनको एक अंग्रेज़ों की सेना, मतलब ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ेगी अपने इलाके में। ठीक है, तीसरी शर्त ये थी कि सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की भी व्यवस्था करनी होगी। मतलब क्या नाम, जो राजा है उसी को जो अंग्रेजी सेना जो उसको अपने इलाके में रखनी है, उसके जो रख रखाव की जिम्मेदारी है वो भी किसकी होगी? उसी सहयोगी पक्ष की होगी, मतलब उसी राजा की होगी। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकता है और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकता है। अब जिसके साथ भी, मतलब अंग्रेजों ने जिसके साथ भी ये संधि की, मतलब जो भी ये सहयोगी पक्ष था या जिस भी राजा के साथ उन्होंने ये संधि की, वो राजा ना तो किसी और दूसरे शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना, उनकी परमिशन के बिना वो किसी भी युद्ध में हिस्सा भी नहीं ले सकता। तो ये जो सहायक संधि है इसकी ये कुछ शर्तें थी।
तो ये जो अवध की ये जो सहायक संधि है वो अवध के राजा के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई। और इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना ख़त्म कर दे, ठीक है, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों को तैनात की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर ही काम करे। मतलब अब क्या है, बेचारा जो वहाँ का राजा था अवध का, वो अंग्रेज़ों की कठपुतली टाइप के बन गया था। मतलब अंग्रेज़ों की परमिशन के बिना वो कुछ भी काम नहीं कर सकता था। अपनी सैनिक ताकत से वंचित होने के बाद जो नवाब था वो अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज़ों पर निर्भर होता चला गया। अब विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकदारों पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। धीरे धीरे क्या है, जो अवध का नवाब था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि उससे जितने भी उसकी मतलब समझ लो उसकी शक्तियाँ थी वो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके उसे छीन ली। अवध पर कब्जे में अंग्रेज़ों की अब जो अंग्रेज़ हैं वो अवध पर कब्ज़ा क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो अवध की ज़मीन है वो नील और कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। और क्या नाम अवध को उत्तर भारत का एक बड़ा बाज़ार के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। तो उनको ऐसा लगता था, इसी वजह से उन्होंने अवध के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे। और 1850 के दशक की शुरुआत से ही वे देश के अधिकतर हिस्सों को मतलब उनके ऊपर जीत हासिल कर चुके थे। जैसे मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, ऐसे सब अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर सबके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। और अब एक अवध ही रह गया था जिससे उनकी जो ये अधिग्रहण मतलब होता है किसी भी एरिया को या किसी भी इलाके को अपने साम्राज्य में अपने में मिला देना। अधिग्रहण उसको मतलब उसके ऊपर कब्जा कर लेना, ठीक है। तो अब उन्होंने इतने सारे इलाकों को मतलब अपने उस पर कब्जा कर लिया था। तो अब केवल अवध ही ऐसा रह गया था जो कि 1856 में अवध में जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो उनकी जो ये अधिग्रहण की जो ये उनकी इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। देह से जान जा चुकी है, इसका क्या मतलब है, देह से जान जा चुकी है। हाँ, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, जो अवध का नवाब है उस पर हमने पढ़ा था ना कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी जिसको बोलते थे विलय की नीति। विलय की नीति, ठीक है। तो ये किसने नीति अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसके ज़रिए उसने वहाँ के जो अवध का जो राजा था उस पर ये आरोप लगाया कि जो वहाँ का राजा है, क्योंकि वो अपने साम्राज्य का अच्छे ढंग से शासन करने में सक्षम नहीं है। और दूसरा उसने ये भी बोला कि जो राजा है, जो ये नवाब है वाजिद अली शाह, उस टाइम पे जो अवध के नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह का क्योंकि अपना कोई पुत्र नहीं है, इसी वजह से जो उनका साम्राज्य है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में लिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया था कि भाई कोई भी अगर किसी भी राजा का अपना कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद लिए हुए पुत्र को अपना जो सिंहासन है वो उसको सौंप नहीं सकता, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था। जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया, मतलब अवध के ऊपर कब्जा कर लिया, तो वहाँ उस इलाके के जितने भी लोग थे उनके मन में बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया। लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में हुआ। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया कि वे अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर ये आरोप लगा दिया गया कि वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला पा रहे हैं, और उनको फिर कहाँ पे भेज दिया गया, कलकत्ता भेज दिया गया, और उनको वहाँ से गद्दी से भी हटा दिया गया, अवध की गद्दी से हटा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर उन्होंने ये भी बोला कि जो वाजिद अली शाह हैं वो लोगों के एक लोकप्रिय शासक नहीं थे, बल्कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जो लोग हैं उन लोगों के मन में वाजिद अली शाह के प्रति बहुत ज़्यादा इज्जत थी और वो उनको बहुत अच्छा राजा मानते थे। लेकिन उन्होंने जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने ये झूठ बोला कि वाजिद अली शाह एक लोकप्रिय शासक नहीं है, इसी वजह से हम इनको अवध की गद्दी से हटाकर कलकत्ता में भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब नवाब को कलकत्ता में भेज दिया गया तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मतलब उनको ही ऐसा लगा कि जैसे देह से जान जा चुकी है और शहर की काया बेजान थी।
मतलब उस टाइम क्या हुआ था, बहुत सारे प्रेषक ने दर्ज किया, मतलब बहुत सारे अखबारों में ये चीज़ छपी कि अवध के वो सॉरी वाजिद अली शाह के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देह से ही जान जा चुकी है, जैसे हमारे शरीर से हमारी जो आत्मा है या जो हमारी जान है वो जा चुकी है, और शहर की काया बेजान है। जो शहर है वो बिल्कुल, अब जो उसकी काया है वो कैसी हो गई है, बिल्कुल बेजान हो गई है। ना कोई सड़क, कोई बाजार, घर ऐसा ना था जहाँ जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। मतलब हर जगह जो ये नवाब वाजिद अली शाह के जाने की वजह से हर घर में, हर बाज़ार में, हर सड़क पर बहुत ज़्यादा दुख दुख का माहौल था। ठीक है। तो इस वजह से ये बात कही गई कि इसी वजह से ये जो सब टॉपिक है इसका नाम पड़ा है, देह से जान जा चुकी है, इसका मतलब है कि नवाब वाजिद अली शाह के गद्दी से हटाए जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे अवध की जो जान है वो जा चुकी है। अब क्या नाम, क्योंकि वहाँ के लोग उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब ये है 2.3 फिरंगी राज का आना। 2.3 ओके। हम्म। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा, है ना। तो अवध में क्या था, विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ रखा था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखते थे। वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। वो 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं, मुद्दे, परंपराएं, निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध को अभिव्यक्ति बन गया था। तो ये बता रहे हैं कि जो अवध में अलग अलग तरह के जो लोग थे वो आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे, जैसे राजकुमार, ताल्लुकदार, किसान, सिपाहियों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि वो फिर जो अंग्रेज़ों के आगमन को वो अलग अलग तरीक़ों से ये बोलते थे कि अब क्या है, हमारी दुनिया की तो दिनों समाप्ति ही हो गई है, अब हमारी दुनिया नहीं बची है। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, बल्कि इससे ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया था। मतलब अवध के अधिग्रहण जब हुआ था, अवध के ऊपर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, तो उससे केवल नवाब को, मतलब नवाब वाजिद अली शाह को ही नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि उस इलाके के ताल्लुकदारों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, है ना। क्योंकि जब नवाब वाजिद अली शाह गद्दी पर थे, जब वहाँ के वो राजा थे, तो उस टाइम पे ताल्लुकदारों को बहुत सारी जागीरें और बहुत सारे किले दिए गए थे। ठीक है। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में ज़मीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ, ताल्लुकदारों के पास जो भी किले थे, जो भी ज़मीनें थी, या जो भी उनके पास सिपाही थे अपने, वो सब उनसे छीन लिए गए। ठीक है। और उनसे क्या नाम, सिपाही रखने का जो अधिकार था वो भी ताल्लुकदारों से छीन लिया गया। और कुछ ये बता रहे हैं कि अंग्रेज़ इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि भाई ताल्लुकदारों को इतने अधिकार दिए हुए हैं, तो उन्होंने उनकी सत्ता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और उनसे जितने भी अधिकार थे उनको छीन लिया। तो इसी वजह से क्या नाम, ये जो नवाब के जाने से केवल नवाब को ही नुकसान नहीं हुआ था, केवल नवाब ही गद्दी से नहीं हटे थे, बल्कि ताल्लुकदारों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत और सत्ता को और भी चोट पहुँचाई। उन्होंने क्या नाम, अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी। अब क्या हुआ, आगे चल के ताल्लुकदारों की जो हैसियत है और सत्ता है उसको और भी चोट पहुंची। जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक भू राजस्व प्रणाली अपनाई जिसका नाम था एक मुश्त बंदोबस्त। ठीक है। तो एक मुश्त बंदोबस्त के ज़रिए बोला गया कि जो ताल्लुकदार हैं वो बिचौलिए हैं, जिनके पास ज़मीन का मालिकाना नहीं था। मतलब जो ताल्लुकदार हैं वो एक बिचौलिए हैं और उनके पास ज़मीन के ऊपर अधिकार करने का मतलब उनको कोई भी अधिकार नहीं है ज़मीन को अपने कंट्रोल में लेने का।
तो उन्होंने बोला कि जो भी ज़मीन ताल्लुकदारों के पास है वो उन्होंने बल और धोखाधड़ी के ज़रिए उस पर उन्होंने कब्ज़ा किया है, और एकमुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, तो जो एकमुश्त बंदोबस्त लागू किया, उससे क्या हुआ, ताल्लुकदारों के पास जो भी ज़मीनें थी वो उनसे छीन ली गई, और इससे इससे क्या हुआ, ताल्लुकदारों की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हाँ। अब ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा ये हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था, जो पूरा पूरा जो एक जो समाज का जो एक व्यवस्था थी वो ही पूरी भंग हो गई। ठीक है, क्योंकि जो क्या है, पहले क्या होता था कि जैसे जो अंग्रेज और जो किसान हैं वो आपस में जुड़ सॉरी जो ताल्लुकदार और जो किसान हैं वो आपस में अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ फील करते थे। मतलब जो ताल्लुकदार हैं वो किसानों का शोषण भी करते थे, लेकिन बुरे वक्त में वो किसानों की मदद भी किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब ताल्लुकदारों को हटा दिया गया, उनसे ज़मीनें भी छीन ली और उनको बिचौलिए के रूप में भी उनको हटा दिया गया, तो अब किसानों का जो शोषण है वो और भी ज़्यादा होने लग गया था। अब क्या है, उनके जो भू राजस्व जो उनसे वसूला जाता था किसानों से, वो क्या है, वो उसकी जो मांग है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई। और अब चाहे फसल ख़राब हो या अच्छी हो, उनसे राजस्व की जो मांग है वो मतलब उनको जो राजस्व है वो देना ही पड़ता था। अब उनको बचाने वाला कोई नहीं था। पहले क्या होता था, जो ताल्लुकदार हैं वो उनकी बात को समझते थे कि अगर समझ लो क्या नाम, फसल अच्छी नहीं हुई तो वो किसानों को कभी कभी क्या करते थे, उनको ज़्यादा टाइम दे देते थे या उनको माफ़ भी कर देते थे उनका जो लगान है। लेकिन अब किसानों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि अब उनको ताल्लुकदारों से कोई मदद मिल भी पाएगी या नहीं। ठीक है। अब क्या हुआ, ताल्लुकदार इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत सारे किसान भी अंग्रेज़ों के शासन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसलिए वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। तो इसी वजह से जो अवध के ताल्लुकदार थे वो लखनऊ में चले गए। लखनऊ में वहाँ पे नवाब की पत्नी थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल, वो उनके खेमे में मतलब उनके ग्रुप में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। अब किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लग गया था, क्योंकि अब जो किसानों में जो असंतोष था, क्योंकि जो किसान हैं वो अंग्रेज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो जो उनका असंतोष था वो क्या है, क्या नाम, सिपाहियों में भी पहुंचने लग गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो किसान थे अवध के गांवों से ही भर्ती किए गए थे। मतलब जो बहुत सारे किसान हैं वो अवध के गांवों से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी ना मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के और भी नए कारण पैदा हो चुके थे। ठीक है, तो बेचारे सिपाही भी बहुत पहले से ही परेशान थे, क्योंकि उनको कम वेतन दिया जाता था, उन वक्त पे छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। और जब उन्होंने देखा कि भाई जो हमारे किसान हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो गए। इस वजह से ये जो फौजी बैरक हैं उनमें भी असंतोष दिखने लग गया था। वो भी अब अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आतुर हो उठे थे। अब ये बता रहे हैं कि जो सिपाही अंग्रेज़ों के साथ सिपाहियों के जो रिश्ते थे वो पहले से ही ख़राब नहीं थे। 1820 मतलब 1857 से पहले अगर हम बात करें 1820 की, तो 1820 के दशक में जो अंग्रेज अफसर थे वो सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ भी रखते थे। उनके साथ मौज मस्ती करते थे, उनके साथ मल्लयुद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे, शिकार पर जाते थे। मतलब उनके अच्छे संबंध थे 1820 तक। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना भी जानते थे और यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति से भी वाकिफ़ थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो स्थिति थी वो बदलने लग गई। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, 1840 के दशक में क्या है, वो ये जो सारे ये जो सारा जो माहौल था, जो अच्छा माहौल था, वो धीरे धीरे बदलने लग गया। अब क्या हुआ, जो अंग्रेजी शासक थे या अफसर थे उनमें श्रेष्ठता का भाव आने लग गया कि भाई हम अंग्रेज़ों को जो हम ये जो सिपाही हैं हम उनसे अच्छी नस्ल के हैं, मतलब हम उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं
और जो सिपाही हैं वो छोटी नस्ल के हैं, मतलब छोटी जाति के हैं। तो उनमें क्या हुआ, श्रेष्ठता का भाव उनमें ही आने लग गया था अंग्रेज़ों में। अब क्या है, वो गाली गलौज का इस्तेमाल करने लग गए, है ना, सिपाहियों के साथ हिंसा भी करने लग गए। तो ये आम बात थी उनके लिए कि जो अंग्रेज़ थे, क्योंकि अब उनमें श्रेष्ठता का भाव आ गया था, इस वजह से अब वो क्या है, भारतीय सिपाहियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिपाहियों और अंग्रेज अफसरों के बीच में जो ये फासला था वो बढ़ता चला गया। और अब भरोसे की जगह अब किसने ले ली, संदेह ने ले ली। जिसकी वजह से जब ये चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना हुई, तो जो ये अफवाह है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैल गई और लोगों ने उसमें आसानी से विश्वास कर लिया।